हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है बेसिक मॉडल ऑफ टीचिंग या बुनियादी शिक्षण प्रतिमान। बुनियादी शिक्षण प्रतिमान कई नामों से जाना जाता है, जैसे फंडामेंटल मॉडल ऑफ टीचिंग, ग्लेसर्स मॉडल ऑफ टीचिंग, जॉयस एंड ब्रूस मॉडल ऑफ टीचिंग, मोर्साविल मॉडल ऑफ टीचिंग। इतने नामों से अगर एग्जाम में पेपर आता है तो लिखना वही है। आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है बेसिक मॉडल ऑफ टीचिंग। कई बार ये इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, इंटरिंग बिहेवियर, इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर, परफॉर्मेंस के नाम से भी आ जाता है कि इनमें क्या संबंध है, इसको बताइए। तब भी आपसे ग्लेशर मॉडल ऑफ टीचिंग ही पूछा जा रहा है। ठीक है। और इसको बुनियादी शिक्षण प्रतिमान क्यों कहते हैं? बुनियादी शिक्षण प्रतिमान इसको इसलिए कहते हैं कि ये एक बेसिक मॉडल है जिसका इस्तेमाल प्रायः टीचर क्लास में पढ़ाने के लिए करते हैं। ठीक है। जब हम टीचर बन जाएंगे और जब हम क्लास में पढ़ाने जाएंगे तो हमें कुछ ऐसा ही काम करना होगा जैसा बेसिक मॉडल ऑफ टीचिंग में बताया गया। जनरली हम इसी वे में अपनी डेली रूटीन में हम जो कक्षाएं लेते हैं, जो पढ़ाने का काम करते हैं, हम इसी बेसिक मॉडल ऑफ टीचिंग के से पढ़ाते हैं। ठीक है ना। टीचिंग मॉडल्स के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे हम केवल और केवल इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, इंटरिंग बिहेवियर और जो बाकी दो इसके पैरामीटर्स हैं उसमें रिलेशनशिप क्या है, कैसे वर्क करता है, ये सारी बातें करने वाले हैं। और ये सारी बातें हम ग्लेसर मॉडल ऑफ टीचिंग के अंडर करेंगे। अब देखो आपके स्क्रीन पे एक मॉडल का स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो इसमें क्या बताया जा रहा है? बताया जा रहा है बेसिक मॉडल ऑफ टीचिंग को किसने दिया था? रॉबर्ट ग्लेसर ने 1962 में इस कॉन्सेप्ट को दिया था, है ना। 1962 में इस कॉन्सेप्ट को रॉबर्ट ग्लेसर ने दिया था। इस मॉडल में टोटल कितने स्टेप हैं? इस मॉडल में टोटल 4 स्टेप्स है बेटा। कौन कौन से? इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव मतलब अनुदेशनात्मक उद्देश्य। हिंदी वाले जरा सा नोट भी कर लेंगे इसको। अनुदेशनात्मक उद्देश्य। इंटरिंग बिहेवियर। इंटरिंग बिहेवियर का मतलब होता है प्रारंभिक व्यवहार। इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर। इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर का मतलब होता है अनुदेशनात्मक प्रक्रिया। परफॉर्मेंस असेसमेंट। परफॉर्मेंस असेसमेंट का मतलब होता है निष्पत्ति मूल्यांकन। ठीक है। एक बार हिंदी में हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, अच्छे से सुन लो। जो ग्लेसर का मॉडल है उस मॉडल के 4 चरण हैं। पहले चरण का नाम है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव या अनुदेशनात्मक उद्देश्य। जो इसका दूसरा स्टेप है वो है इंटरिंग बिहेवियर या प्रारंभिक व्यवहार। थर्ड स्टेप इसका क्या है? इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर या अनुदेशनात्मक प्रक्रिया। चौथा स्टेप क्या है? परफॉर्मेंस असेसमेंट या निष्पत्ति मूल्यांकन। ठीक है। ये ग्लेसर के टीचिंग मॉडल की ये 4 स्टेप्स है। और इस पिक्चर में, इस डायग्राम में आप दो तीन चीज देख रहे होंगे। इसमें दो तरह के एरो दिख रहे होंगे। एक जो एरो है वो अपवर्ड एरो है। आप देखो तो जो चारों ब्लॉक है, ब्लू वाला, पर्पल वाला, रेड वाला और ग्रीन वाला, सब आपस में एक तीर से जुड़े हुए हैं। पतले तीर से भी जुड़े हुए हैं और मोटे तीर से भी जुड़े हुए हैं। जो ऊपर का मोटा वाला तीर क्या बताता है? पहले हम इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव किसी क्लास का डिसाइड करेंगे, फिर हम सोचेंगे कि इस क्लास का प्रारंभिक व्यवहार कैसा है, इस क्लास को का जो है अनुदेशनात्मक प्रक्रिया किस प्रकार की होगी, किस प्रकार से पढ़ाएंगे, और फिर हम इस प्रक्रिया का टेस्ट कैसे लेंगे। इन सारी बातों पे हम चर्चा यहाँ पे करेंगे। ठीक है ना। और ये तीर इसी चीज को बता रहा है कि हम इसी तरह से स्टेप टू स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। जो नीचे का तीर है, नीचे का एरो क्या कर रहा है? अब देखो, ये चारों को एक दूसरे को इंटरकनेक्ट कर रहा है। देख रहे हो ना? ये चारों को इंटरकनेक्ट कर रहा है।
और इंटरकनेक्ट ये क्यों कर रहा है, ये क्या बताना चाहता है, इसी को हम फीडबैक कहते हैं या प्रतिपुष्टि। फीडबैक का मतलब आपने कुछ किया और आपके कार्य के अगेंस्ट किसी ने कुछ डिसीजन ले लिया, बता दिया कि आप अच्छा कर रहे हो या बुरा कर रहे हो, इसी को फीडबैक या हिंदी में बेटा प्रतिपुष्टि कहते हैं। ठीक है, तो ये फीडबैक का लूप है, जो नीचे का लूप देख रहे हो जो चारों कनेक्टेड है, वो फीडबैक लूप है। वो चारों स्टेज में वो फीडबैक देने का काम करते हैं, ये मॉडल है। और एग्जाम में अगर ये लिखने को आता है तो ये जो ये डायग्राम है, ये डायग्राम आपको पूरा पूरा नंबर दिलाने के लिए बहुत ही जरूरी है। तो इस डायग्राम को अच्छे से देख लीजिए और इसको समझ लीजिए। अब इस डायग्राम को एक बार हम फिर से समझाएंगे, जब इस मॉडल को हम आपको पूरा पढ़ा लेंगे तो फिर वापस इस डायग्राम पे आएंगे और फिर हम आपको बताएंगे कि फीडबैक लूप क्या होता है, जो नीचे वाला एरो है जो चारों कनेक्ट किया हुआ है, ये क्यों किया हुआ है। ठीक है, मैंने पहले दिन भी बताया था प्रीवियस क्लास में कि किसी भी मॉडल के 4 पिलर्स होते हैं, और यहां पर भी आप देख रहे हो 4 पिलर्स यहां भी दिख रहे हैं। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, इंटरनिंग बिहेवियर, इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर और परफॉर्मेंस असेसमेंट के रूप में यहां पर भी आपको 4 पिलर्स ही दिख रहे हैं, 4 पार्ट दिख रहे हैं, 4 स्टेप्स दिख रहे हैं। यानी इस टीचिंग मॉडल से पढ़ाने के लिए हमें कुल कक्षा में 4 तरह की गतिविधियां या 4 तरह की एक्टिविटी या 4 टाइप्स के प्रोसेस हमें करने होंगे। ठीक है, तो पहला प्रोसेस क्या था देखो, ब्लू वाले ब्लॉक में क्या लिखा था, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है, अनुदेशनात्मक उद्देश्य। अनुदेशनात्मक उद्देश्य कौन सी चीज है, जब हम किसी क्लास में जब पढ़ाने जाते हैं बेटा, तो पढ़ाने के लिए हमें उस क्लास उस दिन के लिए कुछ ऑब्जेक्टिव फिक्स करने होते हैं। जैसे अगर मान लो अगर हम क्लास 6 में अगर हम वाटर पढ़ाने जाते हैं तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा, हम कुछ ऑब्जेक्टिव फिक्स करेंगे, कुछ ऑब्जेक्टिव हम नोट करते हैं दिमाग में कि आज हम क्लास में जाके क्लास 6 को वाटर पढ़ाएंगे तो क्लास 6 के बच्चों को ये आ जाएगा। क्या क्या आ जाएगा, उन्हें मालिकुलर फार्मूला आ जाएगा, उन्हें उसका स्ट्रक्चरल डायग्राम बनाने आ जाएगा। ठीक है, उन्हें उसका मालिकुलर वेट मालूम हो जाएगा, उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स है उसको पहचान लेंगे। कुछ इसी तरह का ऑब्जेक्टिव हम क्लास 6 में बना के वाटर पढ़ाने चाहेंगे। लेकिन अगर यही इसी वाटर का चैप्टर अगर क्लास 9th या 10th में आ जाए तो क्या करेंगे, तब हम यहाँ पे वाटर्स की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे, इसके रिएक्शंस की बात करेंगे, है ना, वाटर के टाइप्स की बात करेंगे, वाटर के प्यूरिफिकेशन की बात करेंगे, है ना, जलों का शोधन, जल जल की रासायनिक क्रिया, उसकी भौतिक क्रिया, इन सारी चीजों का हम बात करें। अब देखो चैप्टर तो वाटर ही है, लेकिन जब हम क्लास 6 में पढ़ाए तो हमारा उद्देश्य कुछ और था, जब हम क्लास 10 में पढ़ाने गए तो हमारा उद्देश्य कुछ और हो गया। और इसी अगर जल की पाठ को अगर हम क्लास 3rd या 4th में पढ़ाएंगे, तब हम क्या पढ़ाएंगे, तो हम पढ़ाएंगे जल क्या होता है, जल के स्रोत क्या होते हैं, ठीक है, इसका जो है प्राकृतिक सोर्स क्या है, इसका नेचुरल सोर्स क्या है, ठीक है, और मानव किन संसाधनों से जल का दोहन करता है, कहाँ से जल बनता है। ठीक है, ये सारी बातें हम करेंगे। चैप्टर वही, क्लास 3rd में पढ़ाने गए तो कुछ और उद्देश्य, क्लास 6 में पढ़ाने गए तो कुछ और ऑब्जेक्टिव, क्लास 10th में पढ़ाने गए तो कुछ और ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव में टीचर का जो पहला काम होता है, जो उसका पहला वर्क होता है, पहला वर्क यही होता है कि वो क्या करे, वो ऑब्जेक्टिव इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव को लिखे, वो तय करे कि आज की कक्षा में हमारे पढ़ाने का उद्देश्य क्या होगा। ठीक है, अब इस उद्देश्य को हम लिखते कैसे हैं, उस उद्देश्य को बनाते कैसे हैं, और वही चीज बेटा नीचे के 3 स्टेप्स में लिखा हुआ है। पहला पहला क्या लिखा है, टास्क एनालिसिस या कार्य विश्लेषण। अब जैसे मान लो क्लास 6 में हम पढ़ाने गए या 10th में या 3rd या 4th में पढ़ाने गए, तो सबसे पहले हम कार्य विश्लेषण करेंगे। कार्य विश्लेषण माने टास्क एनालिसिस। टास्क एनालिसिस का मतलब क्या, हम पढ़ाने जाएंगे तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि क्लास 4th का सिलेबस क्या है, उसमें वाटर में किन किन बातों को पढ़ाना है। जब इन इन बातों को पढ़ाएंगे तो बच्चे क्या क्या सीख जाएंगे, ठीक है, उनके अंदर क्या क्या परिवर्तन हो सकता है,
इन सब का विश्लेषण करना ही टास्क एनालिसिस कहलाता है ना। जैसे मान लो थर्ड ग्रुप में वाटर पढ़ाने गए, तो हम किताब खोलेंगे तो वहां क्या पाएंगे, वहां पाएंगे शुद्ध जल, अशुद्ध जल, जल के स्रोत, प्राकृतिक स्रोत, यही सारी चीजें पाएंगे वहां पे। तो हमारा ये टास्क हो गया। लेकिन जब 10th की किताब खोल के हम जल के चैप्टर को देखेंगे तो हमारा कुछ टास्क चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को कहते हैं कार्य का विश्लेषण करना, यानी यह पता लगाना कि जब हम क्लास में जाएंगे तो हम कौन सा कार्य करेंगे, जिस जो वाला कार्य करना होगा उसी तरह के उद्देश्यों का निर्माण करेंगे। ठीक है, ये तो टास्क एनालिसिस का पार्ट हो गया बेटा। अब टास्क एनालिसिस के बाद जो दूसरा इसमें पार्ट आता है वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, उद्देश्यों की पहचान करना। उद्देश्यों की पहचान कैसे करें? अब उद्देश्यों की पहचान करने के लिए आपको ब्लूम टैक्सोनॉमी पढ़ाई गई है। आप ब्लूम का उद्देश्यों का वर्गीकरण जानते हो, आप जानते हो कॉग्निटिव डोमेन के ऑब्जेक्टिव्स को, आप जानते हो कि जब बच्चा क्लास में पढ़ता है तो उसके अंदर क्या क्या चीजें टीचर सिखाता है, टीचर के सिखाने से क्या क्या परिवर्तन होता है आप जानते हो। कॉग्निटिव डोमेन में 6 पॉइंट्स आपको बताए गए थे। क्या क्या बताया गया था? बताया गया था नॉलेज, कॉम्प्रहेंशन, बताया गया था ना, ज्ञान, बोध, एप्लीकेशन, अनुप्रयोग, विश्लेषण, एनालिसिस, संश्लेषण, सिंथेसिस। ठीक है, इवेल्युएशन, मूल्यांकन। ऐसे ही आपको एफेक्टिव डोमेन और साइको डोमेन के सारे सब पॉइंट्स बताए गए थे। यानी पूरी पूरी ब्लूम टेक्सोनॉमी बताती है कि ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और मनोगत्यात्मक पक्ष में उद्देश्य पढ़ाने के कैसे हम बना सकते हैं। ठीक है, तो उन्हीं उद्देश्यों के आधार पर जब हमने उद्देश्य पर हमने पढ़ाए थे तो हमने क्या बताया था, हमने कुछ क्रियाएं बताई थी, कुछ वर्ब्स बताए थे, बताया था ना, लर्नर विल एबल टू अंडरस्टैंड, लर्नर विल एबल टू नो, छात्र जान सकेंगे, छात्र समझ सकेंगे, छात्र प्रत्यास्मरित कर सकेंगे। तो इसी आधार पे हम उस चैप्टर के लिए हम इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, हम पहचान कर लेते हैं कि हम जल, अशुद्ध जल और अशुद्ध जल में अंतर कर पाएंगे, या उसका शोधन कर पाएंगे, या उसका फार्मूला याद कर पाएंगे, हम बच्चों को क्या क्या करने में सक्षम करा पाएंगे, हम इस चीज को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। यही सेकेंड इसका स्टेप होता है। और थर्ड स्टेप में क्या होता है? थर्ड स्टेप में जैसे हमने आपको ऑब्जेक्टिव राइटिंग करना बताया है ब्लूम टेक्सोनॉमी पढ़ाते हुए, उसी वे में हम क्या करेंगे, हम उद्देश्यों को लिख लेते हैं। ये स्टेप होता है बेटा पहला स्टेप, जो ग्रीन कलर से आपको दिखाया गया था ब्लॉक डायग्राम में, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, अनुदेशनात्मक उद्देश्य। अब फिर से एक बार रिकॉल कर लो, अनुदेशनात्मक उद्देश्य क्या है? अनुदेशनात्मक उद्देश्य का अर्थ होता है पढ़ाने से पहले पढ़ाने के उद्देश्यों को, टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स को तय करना, फिक्स करना। और इसको फिक्स करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 3 स्टेप चलने पड़ेंगे। फर्स्ट स्टेप टास्क एनालिसिस, हमें देखेंगे कि हमारा विषय वस्तु क्या है, हमारा करिकुलम क्या है, हमको क्या सिखाना है, क्या पढ़ाना है, इसकी जानकारी करते हैं। फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, ब्लूम टेक्सोनॉमी या आरसीएम अप्रोच के आधार पे हम क्या करेंगे? आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव करेंगे। हम जो है उद्देश्यों की पहचान करेंगे। फिर क्या करेंगे? उद्देश्य का लेखन करेंगे, ऑब्जेक्टिव राइटिंग करके उनको लिख डालेंगे। ये इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव का पार्ट पूरा हो गया। अब जो दूसरा इसका जो पार्ट है बेटा, जो दूसरा इसका ब्लॉक था, उसमें लिखा था इंटरिंग बिहेवियर। इंटरिंग बिहेवियर का मतलब क्या है? प्रारंभिक व्यवहार। प्रारंभिक व्यवहार और अंतिम व्यवहार, बेटा दो तरह के बिहेवियर होते हैं, इंटरिंग और टर्मिनल। इंटरिंग बिहेवियर माने हमारे शुरू का व्यवहार, और टर्मिनल बिहेवियर माने हमारा अंतिम व्यवहार। जो प्रारंभिक व्यवहार क्या होता है? प्रारंभिक व्यवहार का मतलब होता है किसी विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान, किसी विद्यार्थी की क्षमता, पढ़ाने से पहले की क्षमता, उसकी एबिलिटी। कब की एबिलिटी? पढ़ाने से पहले की एबिलिटी। तो टीचर क्या करता है? टीचर ये फिक्स करता है कि हम जिस कक्षा में पढ़ाने जा रहे हैं, जिन कक्षा के लिए हमने इन उद्देश्यों को बनाया है,
उन उद्देश्यों को पूरा करने वाले विद्यार्थी पहले से क्या जानते हैं, उनका प्रीवियस नॉलेज क्या है, उनका पूर्व ज्ञान क्या है, उनका प्रारंभिक व्यवहार क्या है, वो क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, उनकी बौद्धिक क्षमता क्या है। ठीक है, वो किस कल्चर, किस बैकग्राउंड, कौन सी भाषा जानते हैं, जिस विषय को पढ़ाने जा रहे हैं उस विषय से संबंधित उनका ज्ञान कितना है, इन सारी चीजों को हम डिसाइड करते हैं, इन सारी चीजों को हम पता लगाने का काम करते हैं। ठीक है, अब एक छोटा सा एग्जांपल हम लेना चाह रहे हैं कि इंटरिंग बिहेवियर और इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव दोनों आपस में कैसे कनेक्टेड है। एरो लगा था ना, तो कैसे कनेक्टेड है, नीचे भी एरो लगा था फीडबैक वाला, तो कैसे कनेक्टेड है, इसको बताने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेना चाहता हूं। जैसे मान लो आप क्लास 6 में गए और क्लास 6 में आपको एलसीएम पढ़ाना है। ठीक है, तो एलसीएम आज अगर हम पढ़ाने जा रहे हैं तो बच्चों को पहले से क्या क्या आता होगा, उनका पूर्व ज्ञान क्या होगा। उनका पूर्व ज्ञान होगा, उन्हें टेबल आता होगा, उन्हें डिवीजन करने आता होगा, उन्हें पहाड़ा याद होगा, उन्हें भाग देना आता होगा। ठीक है, ये इनका पूर्व ज्ञान है। जिन बच्चों को ये आता है हम उन्हें एलसीएम पढ़ा सकते हैं। लेकिन मान लो आप ऐसे किसी गांव के स्कूल में चले गए जहां बच्चा क्लास 6 में तो चला गया, उसके चैप्टर में एलसीएम तो है, तो हमने ऑब्जेक्टिव बना लिया कि बच्चों को हम एलसीएम में ये चीजें सिखा लेंगे। लेकिन अगर उनका पूर्व ज्ञान ऐसा है कि उनको डिवीजन नहीं आता, उनको टेबल अच्छे से नहीं याद है, तो ऐसी जगह आप उस उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाओगे। ठीक है, आप समझ में आया इस एरो का मतलब, जो यहाँ पे एरो लगा हुआ है ब्लू और ग्रीन के बीच में। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव के आधार पे हम इंटरिंग बिहेवियर के बारे में सोचते हैं। यानी इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव अगर अगर जल का बना है तो इंटरिंग बिहेवियर में हम सोचेंगे कि बच्चा जल के बारे में उसका पूर्व ज्ञान क्या है। लेकिन अगर बच्चे का पूर्व ज्ञान अगर कम है तो क्या होगा, फीडबैक किधर जाएगा। अब देखो ये लाइन किधर जाएगी, अब देखो यहाँ से फीडबैक ग्रीन से जो नीचे फीडबैक है किधर की तरफ जा रहा है, ये इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव की तरफ जा रहा है। अगर बच्चों का इंटरिंग बिहेवियर अप्रोप्रिएट नहीं होगा, उस कक्षा के योग्य नहीं होगा, तो क्या होगा, अब इसका इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव चेंज हो जाएगा। अब उस कक्षा में हम पहले एलसीएम नहीं सिखा सकते, उस कक्षा के लिए उद्देश्य बनाना पड़ेगा कि इनको हमको टेबल सिखाना है, हमें इन्हें पहाड़ा सिखाना है। उसके बाद तीसरा उद्देश्य हम बना सकते हैं कि इनको एलसीएम सिखाना है। तो देख रहे हो, इंटरिंग बिहेवियर और इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव एक दूसरे से आपस में कनेक्टेड हैं। व्यवहार के आधार पे उद्देश्य और उद्देश्यों के आधार पर उनके प्रारंभिक व्यवहारों का चयन किया जाता है। ये दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, तो ये इंटरिंग बिहेवियर वाला पार्ट हो गया, और जिसमें आपकी स्क्रीन पे भी लिखा हुआ है, जो हमने बोला वही सारी चीजें स्क्रीन पे लिखी हुई है। और अगर इसको सही अर्थों में देखा जाए तो यहीं पे बेटा कक्षा के प्रबंधन की रणनीतियां, नीतियां, इन सारी चीजों का भी निर्धारण हम करते हैं। ये सब प्रारंभिक व्यवहार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब बात आती है तीसरे स्टेप की, जिसका नाम है इंस्ट्रक्शनल बिहेवियर। इंस्ट्रक्शनल बिहेवियर सॉरी इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर क्या है, अनुदेशनात्मक प्रक्रिया क्या है। प्रक्रिया का मतलब हमने उद्देश्य फिक्स कर लिया पहले पॉइंट में, दूसरे पॉइंट में हमने क्या फिक्स किया, दूसरे पॉइंट में हमने बच्चों का पूर्व ज्ञान निर्धारित कर लिया, उनका जो है इंटरिंग बिहेवियर हमें पता चल गया। अब उनके पूर्व ज्ञान के आधार पर, हम उद्देश्यों के आधार पर हम पढ़ाने की विधियों का चयन करते हैं। अभी जब आगे क्लास में जाओगे तो आपको 11 टाइप की हम इस टीचिंग स्किल्स सिखाएंगे, कम से कम 10 से 12 टाइप के टीचिंग मेथड्स आप जानोगे, टीचिंग स्ट्रेटजी, टीचिंग टैक्टिसेस, इन सारी बात चीजों के बारे में जानोगे। तब ये जो सारी पढ़ाने की विधियां हैं, इन विधियों में हम कौन सी विधि इस्तेमाल करें, हम किस तरह से पढ़ाएं, हमारा बोलने का तरीका कैसा होगा, हमारा क्लास पे पकड़ कैसी होगी, हमारा क्लास में बिहेवियर कैसे होगा, हमारा क्लास में हमारा बच्चों से इंटरेक्शन कैसा होगा, इन सारी बातों का पता हम उद्देश्यों और पूर्व पूर्व ज्ञान के आधार पर ही लगाते हैं।
ठीक है। और यहाँ थोड़ा सा एग्जांपल हम दें, इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर कैसे कैसे चेंज होता है। जैसे मान लो अगर आज पढ़ाने का उद्देश्य हमारा है कि हम बच्चों को कुछ याद करा लेंगे, तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे, बच्चा रिपीट करेगा, उसको मेमोराइज करेगा, वो याद कर लेगा। हमने कहा अगर आज बच्चों को हम कुछ समझा लेंगे, तो हम कोई न्यूमेरिकल बच्चों को दिए, बच्चे हमसे इंटरेक्शन करेंगे, हमसे बार बार पूछेंगे, डाउट क्लियर करेंगे। ठीक है। हम मान लो बच्चों से हमें कोई लैब वर्क कराना है, कोई एक्टिविटी करानी है, तो बच्चों को गाइड कर देंगे, बच्चे एक्टिविटी कर देंगे। ठीक है। तो इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर क्या बताता है, इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर ये बताता है कि पढ़ाया कैसे जाए, और जैसे जैसे उद्देश्य बदलता जाता है वैसे वैसे पढ़ाने की विधि बदलती जाती है। ठीक उसी तरह से जैसे जैसे मौसम बदलता जाता है वैसे वैसे हमारे पहनावे, हमारा खान पान भी बदलता चला जाता है। गर्मी में कुछ और खाते हैं, गर्मी में कुछ और पहनते हैं, जाड़े में कुछ और पहनते हैं, बरसात में। तो कहने का मतलब क्या है, ठीक उसी तरह से जैसे मौसम के बदलने के साथ साथ हम अपना खान पान, ठीक है, अपने कपड़े चेंज करते हैं, ठीक उसी तरह से उद्देश्यों के परिवर्तन से और जो है प्रारंभिक व्यवहार के आधार पर हम पढ़ाने की जो इंस्ट्रक्शनल की विधियां हैं, जो पढ़ाने की प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया भी चेंज होती चली जाती है। जब आगे की क्लास में आप लर्निंग टीचिंग वाला जो पेपर आप पढ़ोगे, तो लर्निंग टीचिंग पेपर में ये सारी चीजें आप पढ़ लोगे कि लर्निंग और टीचिंग क्या होती है, उसमें कैसे चेंज आता है, टीचिंग स्किल्स क्या है, हमें कम्युनिकेट कैसे करना चाहिए, हमें कौन से टीचिंग मेथड कब इस्तेमाल करने चाहिए। ठीक है। क्लासरूम में हम कैसा एटमॉस्फेयर कब क्रिएट करें, कब किस तरह का एटमॉस्फेयर क्रिएट करें, ये सारी बातें इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर के अंदर आती है। यानी इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर के अंदर क्या क्या आता है, शिक्षण की प्रक्रिया क्या है, शिक्षण का सिद्धांत क्या है, हमारी भाषा कैसी होगी, हमारा बच्चे से व्यवहार कैसा होगा, हमारा बच्चे से इंटरेक्शन कैसा होगा, क्रिया प्रक्रिया किस तरह से चलेगी। ठीक है। इन सारी बातों के बारे में हम इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर में काम करते हैं। यही अनुदेशनात्मक प्रक्रिया कहलाती है। अब अनुदेशनात्मक प्रक्रिया में जो हम एक स्ट्रेटजी बनाएंगे, जो हम पढ़ाने की प्लानिंग करते हैं, हम जिस तरह से पढ़ाते हैं, जो हमारी लर्निंग ऑटोनॉमी होती है, वो किस पे डिपेंड करेगी, वो बच्चों के पूर्व ज्ञान पे डिपेंड करेगी, यानी वो इंटरिंग बिहेवियर पे डिपेंड करेगी, और वो डिपेंड किस पे करेगी, उद्देश्य पे डिपेंड करेगी। जैसा उद्देश्य वैसी विधि, है ना। कहा गया ना, जैसा देश वैसा भेष। ठीक वही बात यहां पर भी है, जैसा इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव वैसा ही इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर, वैसा ही इंटरिंग बिहेवियर। ये सब आपस में इंटरकनेक्टेड है। अगर कहीं भी हम थोड़ी सी गड़बड़ी कर देंगे तो अपने आप सब गड़बड़ हो जाए। जैसे अगर मान लो हमने उद्देश्य खराब बनाया, तो हम सही से इंटरिंग बिहेवियर नहीं जान पाएंगे। इंटरिंग बिहेवियर अगर हमने सही से बच्चों के नहीं जान पाया, तो हम प्रोसीजर सही से नहीं बना पाएंगे। अगर सही से प्रोसीजर हमने नहीं चलाया, सही से पढ़ाया नहीं, तो बच्चों को सही से ज्ञान नहीं होगा, यानी जो शिक्षण का उद्देश्य हमने बनाया था वो उद्देश्य पूरा नहीं होगा। तो क्या देख रहे हो, सारी एक दूसरे से चेन जुड़ी हुई है। एक भी चेन टूटा तो समझ लो टीचिंग उसी दिन टीचर की बर्बाद, टीचर सही ढंग से नहीं पढ़ा पाएगा, बच्चे उससे खुश नहीं हो पाएंगे। ठीक है। ये इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर का मामला था बेटा। अब तो यहाँ पे चौथा स्टेप है, उसे कहते हैं परफॉर्मेंस असेसमेंट। परफॉर्मेंस असेसमेंट को ही टर्मिनल बिहेवियर कहते हैं। टर्मिनल बिहेवियर का मतलब अंतिम व्यवहार। अंतिम व्यवहार का मतलब, अंतिम व्यवहार का मतलब होता है पढ़ाने के बाद बच्चे के व्यवहार में, उसकी सोच में, उसकी समझ में, उसके ज्ञान में क्या परिवर्तन हुआ, क्या चेंज हुआ। मतलब चेंज इन बिहेवियर, आप जानते हो चेंज इन बिहेवियर इज नोन एज लर्निंग। तो लर्निंग कितनी हुई, इसको मापने के लिए, उनके टर्मिनल बिहेवियर को नापने के लिए, पढ़ाने के बाद उनमें कितना चेंज आया, उन्होंने क्या सीखा, इसके लिए जो मूल्यांकन की प्रक्रिया तय करते हैं, जो मूल्यांकन का प्रोसेस देखते हैं, जो इवेल्युएशन का तरीका हम चूज करते हैं, वही परफॉर्मेंस असेसमेंट कहलाता है। और परफॉर्मेंस असेसमेंट में क्या करेंगे, हम बच्चों का टेस्ट ले सकते हैं, बच्चों को ऑब्जर्व कर सकते हैं,
बच्चों को रिमार्क दे सकते हैं, उन पर टिप्पणी कर सकते हैं। ये सारा काम हम परफॉर्मेंस असेसमेंट के अंदर करते हैं। ठीक है, जैसा उद्देश्य वैसा मूल्यांकन का तरीका। मैंने बताया था कि खीर खाने के लिए चखना पड़ेगा और कपड़े या किसी की सुंदरता देखने के लिए हमें उसे देखना पड़ेगा। ठीक है, वैसे ही अगर हमने बच्चों को पोयम याद करने के लिए दिया है तो हमारे टेस्ट का वे क्या हो जाएगा, ओरल हो जाएगा। हम उनसे मौखिक परीक्षा लेंगे। ठीक है, अगर हमने उनको वन वर्ड आंसर याद करने के लिए दिया है कि इसका सूत्र क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, तो हमें ऑब्जेक्टिव टेस्ट लेना पड़ेगा। अगर हमने कहा कि इसका वर्णन करिए, इसको परिभाषित करिए, इसके बारे में बताइए, अगर हमने उनकी समझ को बढ़ाया है, तो हमें मूल्यांकन का तरीका डिस्क्रिप्टिव रखना पड़ेगा। तो कहने का मतलब क्या, जैसा उद्देश्य वैसी मूल्यांकन की प्रक्रिया, वैसे ही परफॉर्मेंस असेसमेंट को हम करते हैं। ठीक है, यही बेटा ग्लेसर का पूरा पूरा मॉडल था, जिस मॉडल को हम पढ़ने की बात कर रहे थे। इस मॉडल को अगर हम यहाँ पे फिर से देखें, आपकी स्क्रीन पे एक और उसका पिक्चर दिख रहा है। इस पिक्चर में चीजें और भी क्लियर हैं। देखो यहाँ पे क्या है, इसको और भी उसी जो 4 ब्लॉक थे, उसी 4 ब्लॉक को और ही इजी वे में यहाँ पे लिखा हुआ है। पहला क्या लिखा है, टीचिंग ऑब्जेक्टिव, यानी पढ़ाने का उद्देश्य तय करना, ये पहला काम होता है। दूसरा काम सेट इंडक्शन। सेट इंडक्शन का मतलब बच्चों के पूर्व ज्ञान का पता लगाना, उन्हें क्या आता है क्या नहीं आता है, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव या जिस चैप्टर को हम आज पढ़ाने जा रहे हैं क्लास में, उस चैप्टर के लिए उन्हें क्या आता है और क्या नहीं आता है, इसकी जानकारी करना। टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी माने लिखने पढ़ाने का काम करना, टीचिंग करना। और चौथा क्या है, इवेल्युएशन। वही इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव को यहाँ पे रिप्लेस किससे कर दिया गया, टीचिंग ऑब्जेक्टिव से। इंटरिंग बिहेवियर को किससे रिप्लेस कर दिया गया, सेट इंडक्शन से। और इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर को चेंज कर दिया गया टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज से। और परफॉर्मेंस असेसमेंट को चेंज कर दिया गया इवेल्युएशन से। और क्या देख रहे हो, ये सब आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। क्यों कनेक्टेड है, अगर ऑब्जेक्टिव सही नहीं है तो हम सही से इंडक्शन नहीं कर सकते, और हम सही से टीचिंग नहीं कर सकते, और फिर रिजल्ट भी सही नहीं आएगा। यानी ऑब्जेक्टिव किससे जुड़ा हुआ है, इन तीनों से जुड़ा हुआ है। अब बात करते हैं ये से इंटरिंग बिहेवियर की बात करते हैं, सेट इंडक्शन की। अगर इंटरिंग बिहेवियर, प्रारंभिक व्यवहार, अगर पूर्व ज्ञान का सही से आकलन हमने नहीं किया तो क्या होगा, हम सही से ऑब्जेक्टिव नहीं बना पाएंगे, ना तो सही से हम टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस चला पाएंगे, और ना सही से इवेल्युएशन कर पाएंगे। यानी कहने का मतलब क्या है, ये चारों क्रियाएं आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, एक दूसरे को प्रतिपुष्टि प्रदान करने का काम करती है। अगर अगर इवेल्युएशन गड़बड़ हुआ, अगर बच्चे का रिजल्ट खराब आया, उनका परफॉर्मेंस कम आ गया, उन्हें कम ज्ञान हुआ, इसका मतलब समस्या कहाँ है, समस्या इन तीनों में हो सकता है कि हमने उद्देश्य गलत बनाया हो सकता है कि हम बच्चों के पूर्व ज्ञान को सही से जांच ना पाए हो सकता है कि हमने पढ़ाने के तरीके को सही से नहीं बनाया। यानी कहने का मतलब है, अगर एक जगह प्रॉब्लम होगी तो ऑटोमेटिकली 3 और जगह प्रॉब्लम वो क्रिएट कर देगा। यही है ग्लेसर का बुनियादी प्रतिमान। इसी को हम कहते हैं, देखो यही है, इसको एक बार फिर से देख लो। एरो क्या कर रहा है, एरो आपस में कनेक्ट, इन सबको इंटरकनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, ये ग्लेसर का बुनियादी प्रतिमान है, ग्लेसर का ये टीचिंग मॉडल है। इसको बुनियादी प्रतिमान, जॉयस ब्रूस मॉडल, सारे नामों से जाना जाता है। हमने आपको इन सारे नामों के बारे में बताया। अब हमें बताइए कि अगर कहीं पे कोई डाउट हो तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं।